हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत टाइगर और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि किसी ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री कैसे करवाई जाती है। बेसिकली हम इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला कि किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री करवाने का फुल प्रोसेस तथा रजिस्ट्री करवाना क्यों ज़रूरी होता है, ये दोनों टॉपिक पर हम मुख्य रूप से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए क्योंकि यह ज़मीन के खरीद बिक्री से संबंधित है। आपके जीवन में यह समस्या कभी न कभी आएगी ज़रूर, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टीज को खरीदने की बात करता है तो सबसे पहले वह सेलर से यानी विक्रेता से वह बात विचार करता है। ठीक है, यानी सेलर और बायर दोनों के बीच में डिस्कशन होता है और एक उस ज़मीन या प्रॉपर्टीज का एक फिक्स रेट तय होता है जिससे कि वह बायर उस ज़मीन को या उस प्रॉपर्टीज को, घर वगैरह को खरीद सके। जब तय हो जाता है तो उस समय एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है और वहाँ पर कुछ एडवांस किया जाता है। ठीक है, जितना में ज़मीन का रेट तय हुआ है उस रेट का लगभग 10% वहाँ पर एडवांस किया जाता है। वही एडवांस मान्य होता है लीगली। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपने 10 लाख में कोई प्रॉपर्टीज को खरीदने की बात तय की है तो वहाँ पर आपको कम से कम 1 लाख रुपया एडवांस करना होगा। एडवांस कराते वक्त आपको एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट में जो ज़मीन बेच रहा है यानी कि सेलर और जो ज़मीन खरीद रहा है यानी कि बायर, सेलर और बायर दोनों का फुल डिटेल्स होता है। जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका भी सारा डिटेल होता है। बायर को पैसा कब तक भुगतान करना है उस ज़मीन का, वो भी मतलब कि सारा टर्म्स एंड कंडीशन उसमें नोटेड होते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और उसमें कुछ गवाह वगैरह का एविडेंस का उसमें सिग्नेचर होता है ताकि या तो सेलर और बायर बाद में बदल ना सकें। ठीक है, और ये भी उसमें तय होता है कि वह ज़मीन सेलर का है। ठीक है, उसको वहाँ पर एविडेंस करना पड़ता है कि यह ज़मीन मेरा ही है और हम बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, वो सारा डिटेल्स उसमें लिखा हुआ रहता है, साथ ही साथ में ज़मीन का लोकेशन भी उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वो एग्रीमेंट एक आम एग्रीमेंट होता है। फिर क्या होता है, उसमें कुछ नोटरी वगैरह भी चिपका सकते हैं आप। ठीक है, जब एग्रीमेंट हो जाता है उसके बाद में जो बायर है, खरीदने वाला व्यक्ति है, जो पेमेंट बचा हुआ है, ठीक है, जैसे 10 लाख का वहाँ पर बात हुआ था उस प्रॉपर्टीज या ज़मीन को 10 लाख में खरीदना है तो वहाँ पर 1 लाख भुगतान कर दिया था, तो जो 9 लाख बच जाता है तो लगभग 2 या 3 महीना का मोहलत मिलता है उसको देने के लिए। तो 2 या 3 महीना के अंदर अगर वो दे देता है तो फिर क्या होता है, दोनों मिल करके, सेलर और बायर दोनों मिल करके उस ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है, यानी जो ज़मीन खरीद रहा है उसके नाम से रजिस्ट्री करवाना पड़ता है, तभी वह लीगली वैलिड होता है। तो इसके लिए वे लोग जाते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके वहाँ पर कोई वकील या कोई नोटरी विक्रेता से बात करते हैं। वे कुछ चार्जेस लेते हैं और वहाँ पर एक सेल डीड तैयार करता है। सेल डीड एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें वहाँ पर लेखकारी और लेखधारी मतलब कि सेलर और बायर का दोनों का उसमें डिटेल्स शामिल रहता है और ज़मीन का फुल लोकेशन यानी ज़मीन किस जगह पर स्थित है, ठीक है, उसका प्लॉट नंबर क्या है, उसका चौहद्दी क्या है, चारों तरफ कौन कौन ज़मीन है, किसका किसका ज़मीन है, सारा चीज़ उसमें डिफाइन होता है। और उसका रकबा कितना है, मतलब कि कितना ज़मीन खरीदा है, और साथ साथ में पेमेंट थ्रेशोल्ड भी उसमें लिखा हुआ रहता है कि वह ज़मीन कितना में खरीदा गया है, ज़मीन का पैसा पूर्ण रूप से दिया है कि नहीं दिया है। और साथ ही साथ में सेलर को यह भी उसमें सिग्नेचर इस बात की करवाई जाती है कि कहीं पर वो इस ज़मीन के नाम पर कहीं लोन वगैरह तो नहीं लिया है, कहीं बाकी वगैरह तो नहीं है, कोई टैक्स वगैरह इस ज़मीन का तो बाकी तो नहीं है। तो वो सारा चीज़ उसमें उस ड्राफ्ट में तैयार किया जाता है और साथ ही साथ उसमें 2 एविडेंस यानी कि 2 गवाह को ला करके उसमें सिग्नेचर करवाया जाता है और जो सेलर और बायर हैं उनको भी सिग्नेचर करवाया जाता है और थंबनेल यानी उसमें अंगूठा भी लगवाना पड़ता है। तो उस तरह से एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है जिसको हम लोग सेल डीड कहते हैं। इस प्रकार सेल डीड तैयार हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि उस सेल डीड में क्या क्या दर्ज होता है। उसमें दोनों पार्टियों का डिटेल्स शामिल होता है, फिर उसमें जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज जो खरीद रहे हैं उसका सारा डिटेल, उसका लोकेशन होता है, आप कितना में खरीद रहे हैं ये भी रहता है, आप उसका रकबा कितना है, उस ज़मीन का रकबा कितना है, ठीक है,
उसमें सारा चीज़ उसमें दर्ज होता है, किसमें, सेल डीड में, ठीक है। और आप पैसा दिए हैं कि नहीं ये भी दर्ज रहता है, दोनों पार्टियों का हस्ताक्षर होता है, फिर 2 या 3 गवाह जितना भी संभव हो सके सबका हस्ताक्षर रहता है। अब वो सेल डीड तभी वैलिड होगा, कानूनन तौर पर तभी वैध होगा जब आप उसका रजिस्टर करवाएंगे। रजिस्टर करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है, वहाँ पर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है सेल डीड का, ठीक है। तो वहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करना होता है। स्टाम्प ड्यूटी क्या है इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी जो पे करना होता है वो आप जितना में ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं उसके प्राइस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलिए आप 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन को खरीद रहे हैं यानी 100 लाख का, तो लगभग 4 से 10% तक आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है। यानी 1 करोड़ का अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपको 4 लाख या 5 लाख या 6 लाख रुपया आपको स्टाम्प ड्यूटी के लिए पे करना होगा। अगर आप स्टाम्प ड्यूटी के लिए आप पे कर देते हैं फिर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करना होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी लगभग 1% आपको, जितना में आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसमें से आपको 1% भुगतान करना होता है। जैसे कि मान के चलिए 1 करोड़ का अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर 1 करोड़ यानी कि 100 लाख, तो 100 लाख में 1 लाख आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करना होगा। यह लगभग सभी जगह सेम होता है, लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी का जो रेट होता है वह रेट सरकारी प्राइस पर निकलता है। जैसे कि मान के चलिए कोई ज़मीन है या कोई प्रॉपर्टीज है उसका सरकारी रेट क्या है उसके आधार पर आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है, यानी उसके 4 से 10%, ठीक है। जैसे कि आप ज़मीन 100 लाख में खरीदे, 1 करोड़ में खरीदे, हो सकता है उसका सरकारी रेट उस ज़मीन का 90 लाख हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1 करोड़ 10 लाख हो, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर आपके यहाँ स्टाम्प ड्यूटी लिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी का जो पैसा है वो लेता है और रजिस्ट्रेशन फ़ी का पैसा है वो लेता है। दोनों ले करके आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आगे बढ़ा दिया जाता है और उस समय सेलर को बुलाया जाता है और बायर को भी बुलाया जाता है, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को बुलाया जाता है वहाँ पर और पूछा जाता है कि आप ज़मीन को बेचने के लिए तैयार हैं या इस प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए तैयार हैं। तो बोलता है हाँ, तभी वहाँ पर रजिस्ट्री उस ज़मीन की होती है, ठीक है। कोई आपत्ति तो नहीं है, वहाँ से पूछा जाता है कि कोई इस ज़मीन में आपत्ति तो नहीं है बेचने में, तो बोलता है नहीं कोई आपत्ति नहीं है, हम ठीक ठाक से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर उस ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाता है और जो गवाह रहते हैं वहाँ गवाह से भी पूछा जाता है कि आप इनके गवाह हैं, ये दोनों ज़मीन लेन देन कर रहे हैं उसका आप गवाह हैं, ठीक है। इतना बात हो जाने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है आगे बढ़ जाता है और पूर्णतः अंततः, ठीक है, उस ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाता है, केवाला हो जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसी तरह से केवाला या रजिस्ट्री होता है, जो यह एक मुख्य डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट आपके ओनरशिप को बताता है कि आप ज़मीन को खरीदे हैं, ठीक है। ये सरकार के खाता बही में चढ़ जाता है कि आपने ज़मीन को परचेस किया है फलाने व्यक्ति से, ठीक है। सारा चीज़ वहाँ पर नोट हो जाता है। इसी तरह का रहता है केवाला, जिसको हम लोग कहते हैं, केवाला कहते हैं या रजिस्ट्रेशन स्लिप कहते हैं, ठीक है। अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्री क्यों करवाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है रजिस्ट्री करवाना। देखिए, जब तक आप कोई ज़मीन का या प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तब तक आप उस ज़मीन का या प्रॉपर्टीज़ का मालिक नहीं होते हैं। अगर आपको मालिक बनना है तो आपको उस ज़मीन का रजिस्ट्री करवाना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप उस ज़मीन का मालिक हो सकते हैं। आप उस ज़मीन को आप रेंट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। उस ज़मीन में आप मकान भी बना सकते हैं, आप उस ज़मीन को बेच भी सकते हैं, आपको बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री कराने के बाद में। लेकिन रजिस्ट्री कराने के बाद में भी आगे एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, दाखिल खारिज कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दाखिल खारिज क्या है पूरा डिटेल से बताया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको बहुत सारे जो आप ज़मीन को खरीदे हैं उसके लिए आपको राइट्स बन जाता है, तो आपको रजिस्ट्री ज़मीन का ज़रूर करवाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।